हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली है क्योंकि बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन याद कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स हमने आपके लिए बना लिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हम डाल देंगे, उसे आप पढ़िए, ठीक है सर। लेकिन कहीं ना कहीं इंप्रेशन खराब हो जाता है अगर स्टार्टिंग के जो एक नंबर वाले सवाल होते हैं जब वो गलत हो जाते हैं बच्चों के, और घूम फिर के ऐसे सवाल आ ही जाते हैं। तो आज हम लोग 50 के करीब ऐसे सवालों की बात करने वाले हैं जो एक नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 2018, 19, 20, 21, 22 इतनी बार ये सवाल आए हुए हैं, घूम घूम के आते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा BDKDN 12। चलिए सर, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक नंबर में आता है, विद्युतशीलता का विमीय समीकरण। विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन जीरो को हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं भाई, ठीक है। हम लोगों को पता है कौन सा नियम? कूलाम का नियम। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। अगर खाली विद्युतशीलता का है तो एप्सिलॉन से लिख देंगे, निर्वात की विद्युतशीलता का है तो एप्सिलॉन जीरो से लिख देंगे, बस इतना होता है सर, ठीक है। विमीय समीकरण आपसे पूछेगा 1/एप्सिलॉन जीरो, ये जो पूरा इंतजाम है 1/4 पाई, इसका कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि नियतांक है 1/4 पाई। लेकिन Q1 और Q2, Q बराबर होता है IT, ठीक है भाई। तो I के लिए लिख लेते हैं विमा A और समय के लिए लिख लेते हैं T। 2 क्यों है तो AT का स्क्वायर बटे में F की विमा लिख दी MLT की पावर -2 और R स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर तो L स्क्वायर लिख दी। सबको हल करेंगे तो इसकी विमा निकल के आएगी M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2। ये क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन जो एक नंबर में आ सकता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? हमने आपको प्रॉपर समझा रखा है कि भैया हमेशा कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश। एक कैसा होगा? माइनस, एक कैसा होएगा? प्लस। ये वाला कौन सा है? माइनस है, ये वाला कौन सा है? प्लस है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है। यानी जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तब हम लोग इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तथा इसके अगर हम गुणा कर दें दूरी से तो इसे द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं। और P बराबर फार्मूला होता है Q × 12। मात्रक की बात करो, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, और विमा होती है इसकी ATL। ये सवाल एक एक नंबर में आते हैं, आपको कोई भी सवाल नहीं छोड़ना, पूरी किताब से हमने कवर किए हैं। 2022 में आया हुआ सवाल, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, कितना फ्लक्स गुजरेगा? अंदर रखे हैं ना, यानी अंदर जो है कोई आवेश नहीं होगा। आवेश जीरो, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन जीरो। आवेश जीरो यानी टोटल फ्लक्स भी जीरो होगा। शाहजहांपुर के पेपर में पिछली साल ये पहला क्वेश्चन था एक नंबर में, ठीक है भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q0। E बराबर F/Q0। हमने आपसे कहा बटे में कुछ भी लिखा हो उसे बोलते हैं एकांक। Q0 माने परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात खत्म, बस इतना सा। मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, और विमा हो गई MLT की पावर -3, A की पावर -1, ठीक है। गॉस की प्रमेय एक नंबर में आपसे 2 नंबर में शॉर्ट में भी पूछी जाती है। क्या होती है? जो कुल आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है क्या? फ्लक्स, यानी फाई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन जीरो। यह है गॉस की प्रमेय। बल्कि हम तो ये कहेंगे ये वीडियो ऐसी साबित हो सकती है शायद आपको पास करा दे, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें कुछ कुछ लॉन्ग में घूम गई, सारी चीजें तो मिला मिलू के 20-22 नंबर आपके आ जाएंगे अगर सर आप इतना भी पढ़ के जाते हैं तब भी। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फार्मूला लिख दिया हमने कि भैया अगर मान लिया कोई विद्युत फ्लक्स क्या है? कोई विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कोई आवेश होगा, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा, उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो किसी विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन रेखाओं की माप को ही हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स। इसका मात्रक क्या? फाई से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वोल्ट मीटर होता है, ठीक है भाई। अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है? तो लियो भैया, अच्छी स्थिति में विभव ये होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव जो है वो 0 होता है, ठीक है भैया। विभव प्रवणता क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में। दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। जिसकी भी प्रवणता निकालनी होती, कोई कहे ताप प्रवणता बताओ, ताप परिवर्तन बटा दूरी, वेग प्रवणता बताओ, वेग परिवर्तन बटा दूरी, विभव प्रवणता बताओ तो विभव परिवर्तन बटा दूरी, ठीक है भाई। संबंध अगर दोनों में पूछे तो E बराबर होता है माइनस का डेल्टा V/डेल्टा x।
एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि एकांक धन आवेश को सेल सहित एक बार पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य 2 जूल होगा। ठीक है, क्योंकि E बराबर होता है W/Q। लीजिए सर यहां दिखाते हैं विद्युत वाहक बल को अगर हम लोग लिखें ऐसे E बराबर मान लें W/Q, तो यानी कि अगर Q का मान 1 हो तो जितना कार्य होगा वही विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, इसका यह मतलब है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र निकालो E और B के पदों में। पहले तो अनोमीय परिपथ क्या होते हैं? वो परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ होते हैं, जो नहीं पालन करते हैं वो अनोमीय परिपथ होते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के वेग E और B के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो आपको बिल्कुल याद रखना E/B बराबर V होता है। F बराबर E × E नॉर्मल इलेक्ट्रिक वाला बल होता है। F बराबर QBB लॉरेंस बल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश Q नहीं लेते हैं बल्कि E लेते हैं। तो F बराबर EQ में भी E लिया और QBB में भी E लिया, दोनों को बराबर कर दिया, E/B बराबर B हो गया। अगर चाल प्रकाश की हो तो B को हम लोग यहाँ C भी लिख सकते हैं, तो E/B बराबर C भी होता है अगर C प्रकाश की चाल है। ठीक है भाई, दो धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला बल क्या होता है? इसी को हम लोग क्या करते थे, एम्पियर की परिभाषा। ये लॉन्ग में तो आता ही है, अगर शॉर्ट में पूछ लेगा तो सर इस तरीके से हम लोग लिख के दिखा देंगे। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता, तो इसकी धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित धारा और विक्षेप के अनुपात से धारा मापी की सुग्राह्यता को नापते हैं। फॉर्मूला होता है phi/I बराबर NAB/C। ठीक है, यह है धारा मापी की सुग्राह्यता। धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कैसे करेंगे? तो भैया समांतर क्रम में हम लोग एक छोटे प्रतिरोध का शंट लगा देंगे। नति या नमन कोण क्या होता है? अगर भैया किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई को लटका देते हैं तो जो सुई है वो क्षैतिज के साथ में जो कोण बनाती है उसी को हम लोग नति या नमन कोण कहते हैं। दिक्पात कोण क्या होता है? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के जो बीच में कोण बनता है उसे हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। 1 हेनरी क्या होता है? तो L बराबर यह फार्मूला होता है E बराबर ΔI/ΔT। अगर भैया ΔI/ΔT का मान 1 है, E का मान भी 1 है, तो इस फार्मूले में रख देंगे तो L का मान और M का मान भी 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 है और विद्युत वाहक बल भी 1 है, तब हम लोग उसमें कहेंगे कि अन्योन प्रेरण या फिर जो भी जितने भी प्रेरण गुणांक उनका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है भाई, प्रेरित धारा की दिशा इसमें पूछ सकता है। स्थायी धारा के संगत उत्पन्न प्रेरित धारा हमेशा शून्य होती है, यानी अगर परिपथ में कोई स्थायी धारा है तो उसके साथ की जो धारा होगी स्थायी वो हमेशा जो है कितनी होगी? शून्य होगी। ठीक है, तो कोई प्रेरित धारा इसमें नहीं होगी। LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र आपको बताया था, Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL बराबर ओमेगा × L होता है और XC बराबर होता है 1/ओमेगा × C होता है। ठीक है, 1 नंबर में ये सारे 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कलांतर का क्या सूत्र होता है? ये कलांतर होता है, इसे आपको याद रखना है। प्लस सवाल लगाते समय भी काम आएगा, tan phi बराबर रख दिया XL माइनस XC/R। बेसिकली ये डिफरेंस होता है, हमने आपको बताया, लेकिन चलिए ठीक है, माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 1 2 2 नंबर में आते हैं, पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति और प्रतिबाधा के बीच ग्राफ। तो देखिए सर, इधर Z चल रहा है, Z का मतलब क्या है? बोलिए, प्रतिबाधा है। Z का मतलब क्या है? प्रतिबाधा। और इधर क्या है? आवृत्ति है। दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। RC का विमीय समीकरण बहुत पूछा जाता है। RC का विमीय समीकरण t सेकंड के बराबर होता है। कभी कभी RC का विमीय समीकरण और कभी कभी RC का मात्रक पूछता है, जो भी आपसे पूछेगा सेकंड है सर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होता है? तो त्वरित आवेश होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला बताइए। ये होता है UM बराबर 1/4 B02/μ0। ठीक है भाई, एक्स किरणों के 2 उपयोग बता दो। तो एक्स किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में सीधे चली जाती हैं, भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होती है। उपयोग क्या? शरीर में टूटी हुई हड्डियां वगैरह हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं, आपने सुना हुआ है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंग कौन सी होती है? रेडियो होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? गामा होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों की तरंगदैर्घ्य और उपयोग बताइए। तो पराबैंगनी किरणें जैसे खाने की वस्तुओं का संरक्षण करने में, नकली दस्तावेज को अंगुलियों के निशान का पता लगाने में। आवेश की गतिशीलता क्या होती है? तो किसी आवेश की गतिशीलता अनुगमन वेग VD, अनुगमन वेग को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो BD और चुंबकीय क्षेत्र E के अनुपात को हम लोग कहते हैं आवेश की गतिशीलता। यह भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कुल धारा होती है उसका μ0 गुना होता है, जो समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय वाला वो। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन धारा का μ0 गुना होता है।
विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? क्योंकि अगर ये काटेंगी तो वहां पे दो, जहां पे काटेंगी, अगर यहां काट रही तो एक दिशा इधर एक इधर, तो हमेशा दो दिशाएं बन जाएंगी, जो कि असंभव है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है भाई। अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के लिए तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। किरचॉफ का नियम क्या होता है? किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हालांकि आपको दोनों नियम पता होने चाहिए, लेकिन भाई तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सब के बारे में। ठीक है, ये भी सारे 2018, 19, 20, 21, 22 बहुत बार आए हुए हैं बस। ठीक है सर, सबसे पहले लेंस की क्षमता वायु या जल में से किस में ज्यादा होगी? तो वायु में ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कांच के एक उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, प्रकृति भी बदल जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। ऐसे करके पूछेगा कि कांच का एक उत्तल लेंस है, उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। बिंदु स्रोत से उत्पन्न प्रकाश के तरंगाग्र की आकृति कैसी होती है? तो गोलीय होती है। पतले सरल रेखीय स्रोत से अगर उत्पन्न प्रकाश तो उसकी आकृति बेलनाकार होती है। ठीक है भाई, प्रॉपर सारी चीजें अंडरलाइन हाईलाइट करके आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है सर। देखिए, यहां कोई हवाबाजी कंटेंट नहीं है कि हम आपको बताएं, जैसे हम हमेशा हमने बहुत सारे चैनल्स ऐसे देखे हैं, किसी का भी पर्सनली नहीं हम बता रहे, लेकिन हमने देखा इस समय पता चला जो है ये कर लो वो कर लो, नहीं सर। ठीक है, नॉर्मली सारी चीजें रिसर्च के बाद, मेहनत के बाद आप तक पहुंच रही हैं। टेलीग्राम पे जाइए, बी डिकेडेंट 12th पे सारी चीजें बिल्कुल कायदे की, और हम गारंटी ले रहे हैं 70 में 70 का आप पेपर कर पाओगे। हालांकि इन वीडियोस के पीछे मेहनत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम इस तरीके की वीडियोस बनाए, 4 क्वेश्चन पढ़ लो, 5 क्वेश्चन पढ़ लो, वायरल होंगी, बहुत वायरल होंगी, लेकिन वायरल नहीं होना है भाई। एक निश ऑडियंस पे काम करना कि भले ही 1000 लोग देखें लेकिन वो मौज काट दें भाई, इस तरीके। ठीक है। देहली आवृत्ति और कार्यफलन में क्या संबंध है? तो देहली आवृत्ति कार्यफलन में संबंध W बराबर h न्यू 0 होता है, जहां पे न्यू 0 देहली आवृत्ति है, W कार्यफलन। खूब पूछा जाता है सर। ठीक है। यदि किसी धातु पर केवल एक ही आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ के साथ धातु के भीतर से भी उत्सर्जित होते हैं। ठीक है भाई। द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया? तो डेविएशन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है उससे किया, जिसमें कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। ऐसा करके क्वेश्चन आता है, डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या निष्कर्ष निकलता है? कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। ये वाला क्वेश्चन भाई जो है 2022 तक में आया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सर। ठीक है। उसके बाद प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में आपको ग्राफ खींचना। ये ग्राफ आया हुआ हमें अच्छे से याद है, 2020 शाहजहांपुर के पेपर में आया हुआ है सर। ठीक है। अनुभव की कोई कमी नहीं भैया, मेरे 22 साल हो गए, मैं 12 साल हो गए मैं यही करते। बोले सर जी 22 साल, हाँ कि ये जो 2.5 साल है, 6 साल से कर रहा हो गया। हाँ ठीक है, 22 साल भी हमें कुछ कामों को करते हुए हो गए, जैसे हम बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, तो काफी टाइम हमें उन चीजों में 22 साल भी किसी किसी चीज में है। फिलहाल पढ़ाते हुए 12 साल हो गए। ठीक है। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ, तो निरोधी विभव इस तरीके का ग्राफ बनेगा, खूब आते हैं ग्राफ, आ ही जाते हैं भाई। ठीक है। कार्यफलन क्या होता है? भैया धातु है, धातु की सतह पे प्रकाश पड़ेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, तो वो कम से कम ऊर्जा जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं कार्यफलन। देहली तरंगदैर्घ्य या संस्तब्ध तरंगदैर्घ्य क्या होती है? वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जिससे कम पे प्रकाश, जिससे कम का प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ऐसे कह लेती देहली आवृत्ति। जिससे कम आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे वो उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है। निरोधी विभव जिस पर धारा का मान शून्य हो जाएगा सर। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? निरोधी विभव, यानी रोक देगा धारा को सर। ठीक है। एक प्रकाश विद्युत सेल से 1 मीटर की दूरी पर प्रकाश स्रोत रखने पर निरोधी विभव 4 वोल्ट प्राप्त होता है। स्रोत से दूरी परिवर्तन पर निरोधी विभव भी 4 वोल्ट ही रहेगा। कितना हो जाएगा? तो 4 वोल्ट ही रहेगा। यह क्वेश्चन भी पूछा गया। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली एक वैज्ञानिक है, उन्होंने यह समीकरण दिया था, लैम्डा बराबर H/mb। लैम्डा क्या? तरंगदैर्घ्य है, H प्लांक नियतांक है, M द्रव्यमान और B वेग है भैया। ठीक है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है? तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस तरीके का ऊर्जा स्तर आरेख बनता है, प्रॉपर सारी एनर्जी, सारा वोल्टेज सबको लिखा हुआ है। ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को हम लोग जो है एक दूसरे में बदल सकते हैं। उसके बाद द्रव्यमान क्षति क्या होती है? हमने आपसे कहा था 5-5 रुपए के अलग अलग आलू ले लो, ज्यादा चटनी डलवा सकते हो, ज्यादा मिल जाएगी। इकट्ठे लोगे 10 रुपए के थोड़ी कम मिलेगी। इसी तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान ज्यादा होता है। जब मिल के नाभिक बना लेते हैं द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाता है, इसी को हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। पीएन संधि डायोड का पश्च दिशिक परिपथ बनाइए। तो पश्च दिशिक परिपथ क्या होता है?
प्लस वाले को माइनस, उल्टा कर दो भैया। ये देखो ये जो ये ऐसे त्रिभुज बना, ये P है और ये लाइन खींची है N है, तो प्लस वाले को हम लोग छोटे माइनस से जोड़ देंगे और माइनस वाले को प्लस से जोड़ दिया, उल्टा कर दो, तब उसे कहते हैं पश्च दिशिक या फिर उत्क्रम अभिनत। क्या कहते हैं? पश्च दिशिक या फिर उत्क्रम अभिनत। एवेलांस भंजन क्या होता है? यदि उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि डायोड पर लगाए गए उत्क्रम विभव को धीरे धीरे बढ़ाएं तो उत्क्रम धारा लगभग उतनी ही रहती है, परंतु एक निश्चित रेणु पर धारा बहुत तेजी से बढ़ती है जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते, इसे हम लोग एवेलांच भंजन कहते हैं। पीएन संधि डायोड में प्रवाहित धारा बताओ, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, लीजिए बताते हैं भाई। ये एक पीएन संधि डायोड दे रखा है, इसमें आपसे कह रहा धारा बताओ, तो पहले तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा। वोल्टेज 5 वोल्ट है और -1 है, परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए एक में से दूसरे को घटा देते हैं, तो 5 में से इसे घटाया, लेकिन घटाया तो -+6 वोल्ट हो गया। आर का मान प्रतिरोध दे रखा है, फार्मूला होता है B बराबर IR, यानी ओम का नियम रख दिया यहाँ पे और बस I का मान निकल आया। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो भाई डायोड की प्रकृति बताओ, तो सीधी बात है माइनस वाला किससे जुड़ा हुआ? प्लस वाले से, P मतलब प्लस, ठीक है, तो माइनस वाला प्लस से जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये कैसा है? उत्क्रम अभिनत है। ठीक है भाई, A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, यदि BA का मान BB से ज्यादा है, लिख दिया, यदि BA का मान BB से ज्यादा है तो पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत होगा और तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 10 होगा। ठीक है भाई, उसके बाद इधर देखिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत आवृत्ति कितनी होती है? 50 होती है। पूर्ण तरंग में कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है, फोटो डायोड क्या होता है? यह प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बना पीएन संधि डायोड है जो उत्क्रम अभिनत में काम करता है। ये लॉन्ग में भी आता है लेकिन शॉर्ट में भी 2 नंबर में पूछा गया है, तो यहां पे लिख दिया, यानी ये भी एक प्रकार का पीएन संधि डायोड ही होता है जिसे रिवर्स बायसिंग यानी उत्क्रम अभिनत में जोड़ा जाता है। फोटो डायोड का सिद्धांत 2 नंबर में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। जब फोटो डायोड पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इन फोटोन के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होता है जिसके कारण धारा का प्रभाव बढ़ जाता है। बी के बीच में और लैम्डा के बीच में संबंध, लैम्डा बराबर 12.27/√b होता है। ठीक है भाई, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? ऐसा स्रोत जिससे चलने वाली जितनी तरंगें होती है सबका कलांतर सेम होता है, उसे हम लोग कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके स्थान सेम होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समभारिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु भार सेम होते हैं उन्हें समभारिक कहते हैं। जो नीचे लिखा होता है वो क्रमांक होता है, जैसे यहां देखिए हमने लिखा 1H1, 1H2 और 1H3, देखिए सब में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सब समस्थानिक है। और हम लिखते हैं 1H3 और 2He3, ऊपर वाला देखिए सेम है, तो ये क्या होगा? समभारिक होगा। ठीक है भाई, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 0.2 mm होनी चाहिए। यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई बीटा हो तो संपूर्ण प्रयोग को जल में रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टिगोचर होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, दूर से दिखाई देता है, इसलिए खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। ठीक है, जो गाड़ियां होती हैं, अस्पताल वाली गाड़ियां होती हैं, उन पर जो निशान होते हैं लाल होते हैं, वो सब इसी वजह से होता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, ऐसा फोकस जहां से आने वाली किरणें जो हैं वो लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर, देखो आ रही थी यहां से और फिर सीधी यानी समांतर हो जाती हैं, उसे हम लोग प्रथम फोकस कहते हैं। दूरदर्शी की विभेदन सीमा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अभिदर्शक के द्वारक पर निर्भर करती है। फार्मूला विभेदन सीमा का ये होता है 1.22 λ/d। आंख की समंजन क्षमता क्या होती है? सूर्य की तरफ देखो अपने आप आंख बंद होने लगती है, अंधेरे में देखो अपने आप आंख बड़ी होने लगती है, तो इस क्षमता को ही हम लोग कहते हैं आंख की समंजन क्षमता। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन, जब कभी भी प्रकाश किसी नुकीले किनारे पे पड़ता है तो मुड़ जाता है, जब मुड़ जाता है इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र क्या? सरल भाषा में कहते हैं तरंगों के समूह को तरंगाग्र कहते हैं। तो माध्यम में स्थित वयपृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। विभव प्राचीर क्या होता है? पीएन संधि डायोड के चारों ओर की वह परत जिसमें चलनशील आवेश भाग, मतलब ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कोटर होते हैं, कुछ भी नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं विभव प्राचीर। उसे कहते हैं अवक्षय परत, और उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है इसके चारों तरफ उसे कहते हैं विभव प्राचीर। दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़े आकार का लिया जाता है जिससे प्रतिबिंब की तीव्रता को बढ़ाया जा सके। अभिदृश्यक बड़ा क्यों लेते हैं? ताकि प्रतिबिंब की तीव्रता को बढ़ा सके, ये इसका बेसिक कारण होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये लगभग भैया 50 के करीब, 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते तो मान के चलिए पेपर के स्टार्टिंग में कितना आता है? पेपर के स्टार्टिंग में लगभग, अभी अगर हम आपको लाइव यहीं पर दिखा दें तो पेपर की स्टार्टिंग में आप देखिए जो आपका पेपर आता है वो कितना आता है भाई, वो आ जाता है आपका लगभग 5 क्वेश्चन। लीजिए हम यहीं पर दिखा देते हैं आपको, लीजिए सर, ये लीजिए, यहीं आ गया 10 साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और ये आ गया भैया अपना फिजिक्स। ठीक है सर, ये आ गया फिजिक्स। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पे यही फायदा होता है अपना इस बोर्ड का। ठीक है भाई, ताकि इसका इस्तेमाल, ये लीजिए सर, ये लीजिए,
ये आ गया। देहली तरंग लहर से क्या तात्पर्य है, कौन सी श्रेणी आती है, एक है अन्योन्य प्रेरण तार को, ये सब हमने उसमें इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये जितने एक एक नंबर वाले आते हैं, अगर आपने ये कर दिए, समझ लीजिए आपकी चांदी कट गई। यहां तक कि परावर्ती दूरदर्शी हो गया, ठीक है, हाइगेंस का सिद्ध, इस तरीके की चीजें, यानी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आते हैं, अगर वो आपने कर लिए तो एक बेहतरीन इंप्रेशन जाएगा और उसके बाद आप मौज काट के आओगे। तो उम्मीद करते हैं काफी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए। हम यहां पे क्विक रिवीजन करा रहे हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, आप आराम से बैठ के पढ़ लेना, सुनते रहा करो, भगा भगा के सुन ली, 15-20 मिनट की बहुत ज्यादा वीडियो हुई होगी, आराम से पूरा देख लिया, उसके बाद जाके पीडीएफ फटाफट से देख ली, कोई चीज नहीं आती तो उसे देख ली, और आती है तो फिर उसे स्किप करते चलेगा। ठीक है भाई, तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम BD Cadence 12 पर। थैंक यू।